स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के रसायन शास्त्र NCERT रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस के पहले वीडियो को। आज से प्रतिदिन केमिस्ट्री के वीडियो इसी चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे, जिसे आप देखकर अपनी अध्ययन को गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस के पढ़ाई को। आपके घर में लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है, आपके घर में दूध से दही जमता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर का दूध फट जाता है, और जब दूध फट जाता है तो आपकी माँ आपके लिए पनीर बना देती है, छेना बना देती हैं। या आपने कभी सोचा है कि शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है? हम जो प्रतिदिन खाना खाते हैं वो खाना जाता कहाँ है और उसका पाचन कैसे होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको जानना होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हम ये उनको परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके विभिन्न गुणों वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कोई पदार्थ ए ले लें प्लस कोई पदार्थ बी ले लें और ए और बी के बीच अभिक्रिया कराएं, और इस अभिक्रिया के बाद अगर बनने वाला पदार्थ हमारा सी और डी हो, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं, एक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और दूसरा अभिक्रिया के बाद बनने वाले। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे अगर ए और बी के बीच अभिक्रिया हो रही है तो ए और बी जो हैं वो अभिकारक हैं या रिएक्टेंट हैं। ठीक इसके उल्टा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ए प्लस बी अगर अभिकारक हैं और इनके द्वारा बनने वाला पदार्थ सी प्लस डी है, तो सी और डी क्या है? प्रतिफल है। तो किसी अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं, एक होता है उनका अभिकारक और दूसरा होता है उनका प्रतिफल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये देख सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो दोनों के बीच अभिक्रिया होती है और दोनों परस्पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया हो रही है, तो ये जो हैं वो हो गए अभिकारक। ये क्या हो गए? अभिकारक। और इन दोनों के बीच अभिक्रिया से HCl का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, तो ये हो गए प्रतिफल। तो इस प्रकार एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन भी हो गया। आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के संदर्भ में हम अगर पहला विशेषता देखें तो पहले विशेषता को हम गैस की उत्पत्ति कह सकते हैं। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं जिनमें किसी न किसी गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक परख नली में यदि हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और बिल्कुल दिखाई पड़ती है। तो इससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरे विशेषता को अगर देखें तो दूसरा विशेषता हमारा होता है रंग में परिवर्तन। बहुत ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में यदि हम थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालें तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिससे रंग परिवर्तन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगर विशेषता अगर हम देखें तो ये विशेषता है हमारा ताप में परिवर्तन। बहुत ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको शुरू करने के लिए या उस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ताप में परिवर्तन होता है। यह ताप बढ़ भी सकता है
और यह ताप घट भी सकता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में ताप मुक्त हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, जबकि यदि रासायनिक अभिक्रिया में ताप शोषित हो रहा है, ताप की जरूरत पड़ रही है, ताप का अवशोषण हो रहा है, तो उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगली विशेषता को अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं अवक्षेप का बनना। तो पहले जानते हैं कि अवक्षेप होता क्या है। तो अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दौरान विलयन में अलग हो जाता है। जैसे यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाए तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है और वह विलयन में अलग हो जाता है। अगले विशेषता की अगर हम बात करें तो अवस्था परिवर्तन होता है। बहुत ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर जलने लगता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का सूचक है। अभिक्रिया के विशेषताओं को हम यूं कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति हो सकती है, रंग का परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ यह बात निश्चित रूप से ध्यान देने वाली है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में ये सभी परिवर्तन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी परिवर्तन किसी रासायनिक अभिक्रिया में दिख जाए तो इसका मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। आइए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन आपके क्लास 10th में कुछ निश्चित प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में ही जानना है। इन अभिक्रियाओं में सबसे पहला अभिक्रिया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आपके क्लास में इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। आगे के वीडियो में हम एक एक अभिक्रिया के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आज सिर्फ हम आपको इनके प्रकार को बताएंगे, इनके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त प्रदर्शन को रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद H2O बनता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को H2 के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को O2 के रूप में और जल या हाइड्रोजन ऑक्साइड को H2O के रूप में लिखकर हमने एक रासायनिक समीकरण का निर्माण कर दिया। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त प्रदर्शन किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरणों को लिखने की कुछ विधि हैं, कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम यह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों के संकेतों या सूत्रों को हमेशा बाईं तरफ या लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है। अभिक्रिया के प्रतिफलों यानी प्रोडक्ट्स के सूत्रों या संकेतों को अभिक्रिया के दाईं तरफ लिखा जाता है। यदि एक से अधिक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो उनके बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि A और B के बीच अभिक्रिया हो रही है तो C और D बन रहा है। तो
तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ए और बी हैं, तो इनको बाईं तरफ रखा गया है, इनको बाईं तरफ रखा गया है। जबकि इनके संयोग से बनने वाला पदार्थ सी और डी है, तो प्रतिफल है जो दाईं तरफ रखा गया है। और इन दोनों को अलग करने के लिए एक तीर का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीर का चिन्ह यह भी बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। तो उक्त अभिक्रिया में अभिक्रिया जो है वो सी और डी की ओर हो रही है, यानी ए और बी के मिलने से, ए और बी के बीच अभिक्रिया से सी और डी का निर्माण हो रहा है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक समीकरणों को हमेशा संतुलित रूप में ही लिखा जाना चाहिए, अर्थात समीकरण के दोनों तरफ भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या प्रत्येक स्थिति में एक समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया का लेफ्ट साइड में हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, और दूसरे साइड भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। इस प्रकार यह अभिक्रिया जो है वो एक संतुलित अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि Fe प्लस O2 के बीच अभिक्रिया होने से Fe3O4 का निर्माण हो रहा है, तो यह एक संतुलित अभिक्रिया नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर इस साइड में लोहा का 3 है और इस साइड में लोहे का 1 है, तो यहाँ यदि हम 3 लिख देते हैं तो लोहा के भी परमाणु की संख्या 3 हो जाएगी। फिर देखते हैं कि ऑक्सीजन का इधर 4 है और इधर ऑक्सीजन का 2 है, तो अगर यहाँ ऑक्सीजन का 2 लिख देते हैं तो 2 दूनी का 4 हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो समीकरण है हमारा संतुलित हो जाता है। नीचे कुछ संतुलित रासायनिक समीकरणों को हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनका आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। यहाँ यह ध्यान देना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ मौजूद तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के मुताबिक स्पष्टीकरण होता है रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले आप यह जरूर निश्चित हो लेंगे कि वह संतुलित है कि नहीं है। यदि वह संतुलित है तो ठीक है, और यदि वह संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित जरूर करेंगे। वैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको बेसिक्स के रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया, रासायनिक समीकरण के बारे में बताया, और कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बताया। कल के वीडियो में हम एक एक करके सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को एग्जाम्पल के साथ अध्ययन करेंगे। तो आपने यह वीडियो अभी तक देखा, और यदि यह वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें और लोगों के पास पहुंचाएं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।